दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। एक ट्रेन जो कि बिहार के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलकर बांद्रा तक जाने वाली थी, उसमें 3 लोग बैठते हैं, एक पति पत्नी और उनकी एक 24-25 साल की नौजवान बेटी। लेकिन उनकी सीट कंफर्म नहीं रहती है, इसी वजह से उनको बहुत परेशानी होती है। थर्ड एसी के कोच में वो अपना सामान लेकर कभी इधर कभी उधर वो धक्के खा रहे थे। जिस सीट पर भी वो बैठने की कोशिश कर रहे थे, लोग उन्हें उठा देते थे और वहां से भगा दिया करते थे। ये सारी चीजें एक लड़का देखता है जो कि अपनी कंफर्म सीट लेकर वहां पर बैठा हुआ था, तो उससे देखा नहीं जाता है। तो वो खुद उनके पास जाता है, कहता है कि सर आप लोग मेरी सीट पर चल करके बैठ जाइए। और उसके बाद दोस्तों वो लोग उसकी सीट पर आकर बैठ जाते हैं, बहुत ही राहत की सांस लेते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थे सीट ना कंफर्म होने की वजह से। लेकिन दोस्तों जैसे ही ट्रेन करीबन 250 किलोमीटर की यात्रा करती है, 3-4 घंटे बीत जाते हैं, वैसे ही लड़की के पिता के फोन पर एक फोन आता है और जिस वजह से बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। उन पति पत्नी को अपना सफर जो है वो वहीं पर खत्म करके उन्हें वापस से अपने गांव लौटना पड़ता है। लेकिन जो उनकी बेटी थी उन्हें उसे मुंबई जाना जरूरी था, क्योंकि उसका तीसरे दिन एग्जाम होने वाला था। और इसी वजह से वो उस लड़के पर भरोसा करके अपनी बेटी को उस यात्रा पर, मुंबई तक की यात्रा पर उसके साथ भेज देते हैं। 2 दिन और 2 रातों का ये सफर होता है दोस्तों। इस सफर में और फिर इसके बाद जो कुछ होता है वो बहुत ही रोचक, बहुत ही दिल को छू देने वाली कहानी और बहुत सीख देने वाली कहानी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहानी में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये कहानी जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले की बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की है। एक ट्रेन दोस्तों जो कि अवध एक्सप्रेस होती है, जो कि बरौनी जंक्शन से चल करके बांद्रा तक जाती है। अब दोस्तों ये बात जो है वो 10 जून 2025 की है, जब उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम उमा लाल होता है, जिनकी पत्नी सरस्वती देवी होती है और उनकी एक 24 साल की बेटी जिसका नाम किरण होता है, ये लोग स्टेशन पर जाते हैं। अब जैसे ही ट्रेन आकर के खड़ी होती है, ये B2 थर्ड एसी के कोच में जाकर के बैठ जाते हैं और फिर पूरी सीटें खाली थी तो वहां पर ये जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जो इनका सीट था वो कंफर्म नहीं था। अब जैसे ही कंफर्म सीट वाले आने लगे तो वो इन लोगों को वहां से उठा देते हैं। ये लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, उमालाल ये भी कहते हैं कि भाई साहब बैठ जाने दीजिए, 2-2 लेडीज हैं। लेकिन अगर एक होती तो ये बैठ भी जाने देते थे, 3-3 लोगों को कौन बैठने देता। अब दोस्तों वो लोग उन्हें इधर से उधर दौड़ाते रहे, भटकाते रहे। वो लोग टीटी से बात करते हैं तो टीटी बोलता है कि भाई साहब बहुत रस है, कोई जगह कोई भी सीट जो है वो खाली ही नहीं है। और फिर उसके बाद ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, निराश होते हैं। अब जो उमालाल की पत्नी सरस्वती देवी होती है, वो उनकी रोने की जैसी स्थिति हो जाती है और फिर ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराश होकर के खड़े हो जाते हैं दरवाजे के पास जाकर के। अब ये सारी चीजें एक लड़का जिसका नाम लव कुश होता है, जिसकी उम्र 28 साल की होती है, वो देख रहा था और 55 नंबर उसकी साइड लोअर की कंफर्म सीट थी। वो उनके पास जाता है और उमालाल से कहता है कि सर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप लोग चलिए मेरी सीट पर चल करके बैठ जाइए, मेरी सीट जो है वो कंफर्म है। अब जैसी ही किरण ये बात सुनती है, वो सरस्वती देवी बात सुनती है, तो उनकी बातों आंखों में चमक आ जाती है। कहती है कि बेटा कहाँ है सीट? तो वो कहता है कि मेरी सीट 55 नंबर, चलिए आप लोग वहां पर बैठ जाइए, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग काफी परेशान हैं। और फिर उसके बाद वो उनका सामान खुद उठा भी लेता है वहां पर जाकर के, और ये लोग जाकर बैठते हैं और सामान को नीचे सीट के शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब वो लोग बैठते हैं तो बहुत राहत की सांस लेते हैं। अब जो वो लड़का होता है वो तो खड़ा हो जाता है। तभी उमालाल कहता है कि भैया बैठ जाओ आप भी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं सर आप लोग बैठ जाइए, मैं तो बैठ ही जाऊंगा। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ करके अपने बगल में बैठा लेते हैं। उनके बगल में सरस्वती और लास्ट में किनारे पर उनकी बेटी किरण बैठी हुई थी। और फिर उसके बाद वो उसे बहुत दुआएं देती है। वो ठीक ठाक था, अच्छे खासे कपड़े भी उसने पहन रखे थे। तो उससे पूछते हैं कि बेटा आपका क्या नाम है? तो वो कहता है कि बेटा अंकल मेरा नाम नौकुश है। तो वो कहते हैं कि तुम क्या काम करते हो? सोचते हैं कि मुंबई में कोई दिहाड़ी वगैरह का काम करता होगा। तो वो लड़का कहता है कि सर जो मैं बरौनी में एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, जो कंपनी है, उसी फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, वहीं का मैं वर्कर हूँ, मैं वहां का सेफ्टी सुपरवाइजर हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा फिर तो तुम्हारी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। तो वो कहता है कि हाँ अभी तो 55-60 हजार रुपए मिलते हैं, 3 साल हो गए हुए मुझे नौकरी करते हुए। तो वो कहते हैं कि तुमने इसके लिए क्या पढ़ाई किया था? तो वो कहता है कि बस इसके लिए मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद ITI कर लिया। तो वो कहते हैं कि चलो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या उसमें वैकेंसी वगैरह आती है? तो फिर वो कहता है कि हाँ वैकेंसी वगैरह तो आती ही रहती है, निकलती ही रहती है अंकल। तो वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी है जो कि ग्रेजुएशन कर रही है और इसका फाइनल ईयर का एग्जाम भी होने वाला है।
और बस उसी पेपर को देने के लिए जा रही है। परसों इसका पेपर है। तो अगर हम यही सोच रहे थे कि यहीं कहीं पर अगर ये कोई काम वगैरह पकड़ लेती तो इसकी नौकरी वगैरह भी लग जाती, क्योंकि शादी विवाह तो गांव में ही करना है। वैसे तो हम लोग मुंबई में रहते हैं, लेकिन अभी 2 तारीख को मेरे बेटे की शादी थी, तो बस बेटे की शादी करने आए थे और फिर वो बहू के साथ घर पर है और वो कुछ दिनों के बाद मुंबई आएगा। बस हम लोग तो इसके पेपर की वजह से फिलहाल जल्दी ही जा रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है अंकल इनको कोई टेक्निकल कोर्स करवा दिया तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वैकेंसी तो निकलती ही रहती है। 25-30 हजार रुपए स्टार्टिंग में, छोटी से छोटी जो वहाँ पर पोस्ट है उसके लिए भी 25-30 हजार रुपए दिए जाते हैं। अब यही सब बातें दोस्तों उनके बीच में चलती रही और फिर उसके बाद पूछते हैं कि मुंबई किस लिए जा रहे हो। तो वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो परिवार के सहित ही अपना मुंबई में ही रहता है और वहीं पर वो किसी लड़की से शादी करा है, और शादी में क्योंकि वो मेरा खास दोस्त है इसीलिए मुझे बुलाया है, और उसकी शादी जो है वो 20 जून की है और मैं 7-8 दिन पहले ही वहां पर जा रहा हूँ। थोड़ा घूमने उमने का भी प्लान है। मुंबई में पहले गया नहीं हूँ, तो इसीलिए सोचा कि जब मुंबई भी इसी बहाने घूम लूंगा और अगर बाबा को बुलाया आएगा तो मैं शिरडी भी चला जाऊंगा साईं बाबा के दरबार में। तो वो कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ऐसे ही घूमने का प्लान है तो फिर 1-2 दिन तुम मेरे भी घर पर आ जाना, हम भी आपके साथ घूम लेंगे मुंबई में। तो वो कहता है कि अंकल आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आऊंगा। अब दोस्तों होता क्या है कि इसी तरीके से हंसी खुशी ये लोग बैठे रहे, सफर जो था वो जारी ही था। अब जब ये लोग करीब 200-250 किलोमीटर जब ट्रेन उनकी चल पड़ती है, क्योंकि 100 किलोमीटर तक तो ये लोग भटकते ही रहे थे ट्रेन में, और इसके बाद जब 1-1.5-2 घंटा और बैठते हैं और फिर जैसे ही ट्रेन नरकटियागंज से कुछ दूर पहले होती है तभी दोस्तों क्या होता है कि उनके फोन पर एक कॉल आता है उमा लाल के फोन पर। अब जैसे ही वो उधर से आवाज सुनते हैं बिल्कुल ही रोना शुरू कर देते हैं। उनकी पत्नी जो है वो ये देखकर घबरा जाती है, कहती है कि क्या हुआ। तो वो रोते हुए ये बताते हैं कि बाबूजी नहीं रहे। अब इतना ही सुनते वो भी रोने लगती है, कहती है कि अचानक क्या हुआ, अभी तो सुबह वो अच्छे खासे थे, हम लोगों ने उनसे बातचीत की, हमें तो लाख लाख उन्होंने आशीष भी दिया, मैं तो उनका पैर तक छू करके आई हूँ। अब दोस्तों सुबह 7:30 बजे की वो ट्रेन थी बरौनी से जो ये लोग चले थे, और तब तक ये दोपहर को 12-12:30 बजे का वक्त हो गया था। और इतने ही देर में पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। फिलहाल ये लोग कहते हैं कि बेटा कह रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया है और इसी वजह से वो इस दुनिया से तुरंत ही चले गए। तो वो कहती है कि अब क्या करें। तो वो कहते हैं कि क्या होगा, अब तो हमें वापस लौटना ही पड़ेगा, अब यहाँ ट्रेन से हमें उतरना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि लेकिन अब तो चलना ही है, हम लोग तो बिल्कुल ही चलेंगे, लेकिन किरण का क्या करे, इसका तो पेपर होने वाला है परसों। तो वो कहते हैं कि किरण जो है वो तो मुंबई चले जाए, ये भैया है इन्हीं के साथ वो चली जाएगी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भैया बस थोड़ी सी आप और मदद कर दो कि मेरी बेटी को बस मुंबई तक पहुंचा दो, जो इसके करियर का ये सवाल है। तभी वो लड़का कहता है कि अंकल आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और मैं जो है इनको अपने साथ लेकर के जाता हूँ, आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आप लोग जाइए। लेकिन आप लोग यहाँ से रिटर्न कैसे जाएंगे। तो वो कहते हैं कि आगे जो स्टेशन आ रहा है नरकटियागंज, वहीं से हम लोग उतर करके कोई वापसी की ट्रेन पकड़ लेंगे। अब लव कुछ सर्च करता है तो कहता है कि अगर आप लोग वापसी की अगर ट्रेन पकड़ेंगे तो शाम तक आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंचना भी आपको जल्द से जल्द जरूरी है, आप अगले दिन सुबह ही आपको ट्रेन जो है वो पहुंचा पाएगी, तब तक ना जाने वहां पर क्या होगा। तो आप एक काम कीजिए, वहां पर से उतर करके आप छोटी सी कार बुक कर लीजिए, कोई बोलेरो या कोई भी आपको कैब या स्कॉर्पियो वगैरह मिले, आप 6-7 हजार रुपये उसे दीजिएगा तो 250-300 किलोमीटर वो आपको आराम से समय से पहुंचा देगा, 4-5 घंटे के अंदर। तो वो कहते हैं कि बेटा ये तो बात सही है, लेकिन अभी तो हम बेटे की शादी करके आए, इतना जल्दी हमारे पास पैसों का इंतजाम ही नहीं होगा, क्योंकि इतना मेरे पास बजट भी नहीं है और इंतजाम करने में ही 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो वो कहता है कि आप एक काम कीजिए कि आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ और आप बस चले जाइए फटाफट से। अब दोस्तों उमा लाल के पिता की उम्र जो थी वो तकरीबन 90 साल हो चुकी थी, जिनकी मौत हो चुकी है। जब ये सुनता है तो उनको समझाता है, हिम्मत बढ़ाता है, कहता है कि अंकल परेशान मत होइए, 90 साल तो उनकी उम्र हो गई थी, अब जाना तो है ही दुनिया से, अब जाइए उनकी विदाई कीजिए यार अच्छे से। और फिर उसके बाद वो दोस्तों अपने बैग से 10,000 रुपए निकालता है, क्योंकि उसने उतने बैग में रख रखे थे और भी कुछ 1,000-2,000 रुपए रखे हुए थे, और वो पैसे उनके हाथ पर रखकर कहता है कि आप जाइए अंकल जी, गाड़ी बुक करके यहाँ से चले जाइएगा, और अगर और भी कुछ जरूरत पड़े, कुछ कम पड़े तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी यहीं दे देता हूँ, अगर आपको जरूरत है इतने पैसों की तब क्योंकि वो बताता है कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं तो मैं आपके अकाउंट में भेज सकता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, हो जाएंगे इतने में। लेकिन जब वो दरवाजे पर जाते हैं, अब इधर इतने सारे लोग थे तो फिर इनके बीच में उसे कहने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दरवाजे पर जाते हैं तो कहते हैं कि बेटा
अगर कुछ और दे देते 25-30 हजार रुपए तो हम अपने पिता का क्रियाक्रम जो अंतिम संस्कार है वो ढंग से कर देता। तो वो कहता है कि ठीक है अंकल जी। और फिर कहता है कि वो आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, क्यूआर कोड वगैरह वो देते हैं और फिर उसमें वो 40,000 रुपए ट्रांसफर कर देता है। कहता है कि आप जाइए और फिर आराम से अंतिम संस्कार और जो क्रियाक्रम है वो कीजिए और आप अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मैं इन्हें ले जा करके इनके मन आप जहां कहेंगे आप इनके या तो इनके घर पर छोड़ दूंगा या फिर जहां आप कहेंगे वहां छोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों वो लोग वहां से चले जाते हैं, उसे आशीष देकर दुआ देकर उतर जाते हैं। और इधर जब ये आते हैं सीट पर, ये दोनों जब बैठते हैं तो फिर दोस्तों वो गुमसुम सी लड़की वहां पर बैठी हुई होती है और काफी ज्यादा सिमटी हुई एक कोने में जाकर के बैठ गई थी। वो देखता है कि ये काफी ज्यादा परेशान है ये जो किरण है, तो फिर वो उससे बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि क्यों परेशान हो रही हो, दादाजी थे मेरे भी, तो दादाजी को मैंने तो देखा ही नहीं कि वो कभी दुनिया से चले गए। इतना जी लिए बहुत हो गया, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपके माता पिता को वहां पर टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। और फिर उसके बाद दोस्तों उसके माता पिता उसे कॉल करते हैं, माँ कॉल करती है कि बेटा हमें गाड़ी मिल गई है तो हम लोग जा रहे हैं और फिर वहां पर शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। गाड़ी वाला कह रहा है कि वो पहुंचा देगा और उधर भी सारा इंतजाम हो रहा है। तो बेटा अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और जाओ, खाना पीना भी कुछ खा लेना ट्रेन में, और जो तुम्हारे साथ में भैया है उनके साथ तुम आराम से चली जाना। अब लोग उससे भी वो लोग बात करते हैं, कहते हैं कि बेटा जरा देख लेना, वो थोड़ी शर्मीली टाइप की लड़की है, थोड़ी डरपोक टाइप की लड़की है, हो सकता है कि वो थोड़ी परेशान हो जाए। तो वो कहता है कि आप लोग बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत कीजिए। और फिर इसके बाद दोस्तों वो उससे बातचीत करता है और 2-3 घंटों में वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है जब उसकी माँ उससे बात करती है और फिर ये भी उससे बात करता है। अब दोस्तों शाम हो गई थी, वो लोग तो अपने गांव पहुंच गए थे। उमालाल अपने घर पर फोन भी कर चुके थे कि हाँ हम 7 बजे के करीब पहुंच गए। और फिर इधर ये जो है दोस्तों ये लोग खाना वाना लड़का जो है वो मंगाता है, बहुत समझाता है बुझाता है किरण को, उसे भी खिलाया और खुद भी खाया। और अब दोस्तों रात के इसी तरह से 10 बज गए थे। ज्यादातर लोग सो गए थे क्योंकि ट्रेन सुबह से ही चल रही थी, तो लोग खा पी करके सो जाते हैं। लौकुश उठता है, कहता है कि आप जो है इस सीट पर आकर के सो जाइए। और फिर उसके बाद वो पूछती है कि आप कहाँ सोओगे, तो वो कहता है कि मैं नीचे सो जाता हूँ। बहुत देर से पता नहीं क्यों सिर दर्द कर रहा था। वो कहती है कि सर दर्द कर रहा है, तो वो कहता है कि हाँ पता नहीं क्यों आज बहुत सर दर्द कर रहा है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वो उसे कहती है कि लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। तो वो कहता है कि अरे नहीं रहने दो, उसे थोड़ा सा संकोच आ रहा था, थोड़ा सा शर्म आ रही थी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं लाइए मैं अभी दबा देती हूँ, 5 मिनट में आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो उसे बैठा लेती है और उसका सर दबाना शुरू कर देती है। 5-10 मिनट तक दबाती रहे और फिर उसके बाद उसे थोड़ी राहत मिलने लगती है। और फिर वो उठता है, कहता है कि अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। वो उसे थैंक यू बोलता है, कहता है कि ठीक है अब आप यहाँ पर सो जाइए। तो वो कहती है कि आप कहाँ सोओगे, तो वो कहता है कि मैं नीचे सो जाता हूँ। तो वो कहती है कि आप कैसे नीचे सो सकते हो, तो वो कहता है कि मैं सो जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद दोस्तों वो नीचे सो जाता है और ये सीट पर सो जाती है। अब जो चादर मिली हुई थी वो चादर वो नीचे बिछा लेता है, जहां पर वो 6 सीटें होती है वहीं नीचे बीच में वो लोगों की चप्पलें इधर उधर करके वहीं पर वो बिछा करके सो जाता है। लेकिन जो उधर उसकी माँ थी दोस्तों, माँ तो माँ होती है, उन्हें काफी ज्यादा टेंशन थी कि बेटी भी जवान है और अनजान लड़के के साथ जा रही है, वो भी एक लड़का जवान है। तो क्या बता लड़के की नीयत में क्या हो। अब उन्हें इस बात को सोचकर नींद नहीं आ रही थी, वो असमंजस में फंसी रही, सोचती रही कि पता नहीं वो कैसे सोई होगी। और फिर वो वीडियो कॉल लगा देती है रात के 12 बजे। अब जब ये फोन देखती है तो उठाती है, कहती है कि मम्मी क्या बात है, अभी तक आप सोई नहीं। तो वो कहती है कि बेटी क्या करूं, इधर भी टेंशन और उधर भी टेंशन, और तुम सो गई थी क्या। तो वो कहती है कि हाँ मम्मी मैं तो सो ही रही थी। तो वो बोली कि कहाँ पर सो रही हो, तो किरण ने बताया कि मैं तो सीट पर सो रही हूँ। फिर वो कहती है कि और वो लड़का वो भैया कहाँ पर सो रहे हैं, तो वो बताती है कि वो नीचे सो रहे हैं। और फिर उसके बाद वो पूरा सीट भी दिखाती है कि हाँ देखो मैं आराम से सोई हूँ और अकेले ही सोई हूँ। अब उसके मन में ये जरा से भी शंका नहीं थी कि उसकी मम्मी जो है वो सोच क्या रही है, वो तो बस यही दिखा रही थी कि हाँ मम्मी मैं बस आराम से सो रही हूँ। और फिर उसके बाद जब वो लॉक उसको भी दिखाती है कि देखो यहाँ पर ये नीचे में सो रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो राहत की सांस लेते हैं कि चलो ठीक है सब कुछ ठीक ठाक है, और उसके बाद वो सो जाते हैं। इधर ये भी सो जाती है। लेकिन दोस्तों जब रात के 3-4 बजते हैं तब एक प्रॉब्लम हो जाती है। जो किरण होती है उसे दोस्तों वॉशरूम जाना होता है। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, उसकी इसी वजह से आंख खुल जाती है और नींद नहीं आ रही थी। अब वो सोचती है कि कैसे जाऊं, क्योंकि देखती है तो डब्बे में पूरी तरह से अंधेरा था, सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी कहीं कहीं पर।
और ट्रेन एकदम से खटर खटर की आवाज कर रही थी और फुल स्पीड में भी चल रही थी। अब होता क्या है दोस्तों कि ये उधर उधर नजर दौड़ाती है तो डर जाती है, सोचती है कि क्या करूं क्या ना करूं। सोचती है कि अगर उस लड़के लवकुश को बताऊं तो उसे शर्म महसूस हो रही थी। फिलहाल उससे रहा नहीं जाता है, वो सीट से नीचे उतरती है और लवकुश को हिलाती है, उसे झिझोरती है। लवकुश जो है वो धीरे धीरे उठ करके किरण का चेहरा देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि एक प्रॉब्लम आ गई है, आप मेरे साथ वॉशरूम तक चले चलिए। तो फिर दोस्तों वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है फिर, और फिर उसके बाद वो उठ करके खड़ा हो जाता है। वो तुरंत आगे आगे चल देता है और पीछे पीछे ये चल देती है। वहां पर जाते हैं, एक में ये चला जाती है और दूसरे में वो चला जाता है, और फिर दोनों 1-2 मिनट के बाद वॉशरूम होकर के निकल आते हैं। और फिर उसके बाद वो पूछती है कि आपका सर दर्द कैसा है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब मेरा सिर जो है वो बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा है। और फिर ये लोग वापस से आ जाते हैं अपनी सीट पर। ये बैठी रही थी, तभी वो उसे कहती है कि आई जाइए, आप भी इस पर ही लेट जाइए, अब वैसे भी मुझे सोना नहीं है, मैं बैठ करके चलती हूँ। आप वहां पर सो रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, आराम से सो जाइए, वैसे भी मैं यहाँ पर आराम से सोया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं बैठ जाती हूँ, बस आप आकर के सो जाइए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आप बस वहां पर सोइए आराम से, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों वो उसे बुलाती रही, लेकिन फिर भी वो आता नहीं है, क्योंकि मान मर्यादा कुछ जो भी वो समझ रहा था दोस्तों, वहीं पर नीचे में ही वो बिस्तर डालकर सो जाता है। अब सुबह हो जाती है। अब उसकी माँ ने कॉल किया, बोली कि हाँ मम्मी बहुत अच्छे से सोई। और फिर उसके बाद सारा दिन जो ट्रेन है वो चलती ही रही। दिन भर ये लोग खाते हैं पीते हैं, खूब सारी चीजें मंगा करके खा रहे थे। अब ये खूब सारी चीजें किरण को भी खिला रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, दोनों के बीच में बहुत अच्छा लगाव भी हो जाता है। दोनों एक साथ सीट पर बैठे रहे, कभी एक दूसरे के अपोजिट बैठे, कभी साथ में बैठे रहे, कभी मोबाइल देखते रहे, कभी जो है वो इधर उधर की बातें करते रहे। तमाम चीजें जो है वो होती रही। और फिर इस तरीके से दोस्तों ये सफर चलता रहा। और फिर अगला दिन रात हो जाता है, क्योंकि 2 रात और 2 दिन का सफर था, लगभग 45-40 घंटे का सफर था। अगले दिन सुबह 4-5 बजे ट्रेन जो थी वो बांद्रा पहुंचने वाली थी। और फिर ये दोनों उसी तरीके से सो जाते हैं। वो रिक्वेस्ट करती रही, क्योंकि अब दोनों के बीच दोस्ती हो गई, तो कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सो जाओ, बगल में ही आकर सो जाओ, इससे क्या दिक्कत होगी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, आधी रात तक तो साथ में बैठा रहा, लेकिन उसके बाद जब उसे नींद आई तो फिर वो जाकर के नीचे ही सो जाता है। और फिर जब वो लोग वहां पर 4 बजे सुबह में पहुंचते हैं तो रात उस समय हो रही थी लगभग। और फिर वो उसे ले जाकर के उसके घर पर छोड़ देता है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो किरण को पता था कि कैसे जाना है, क्योंकि कई बार वो मुंबई से आई गई थी, क्योंकि वो अपनी माता पिता के साथ मुंबई में ही रहती थी। इसे कुछ नहीं पता था लड़के को। और फिलहाल जब वो उसके घर पर जाकर उसे छोड़ता है, 2 कमरों का उसका छोटा सा घर होता है। उसके पिता जो थे वो बहुत छोटी सी नौकरी करते थे, तो उनसे जो बन पड़ा था उन्होंने ऐसा घर बना रखा था। और फिर उसके बाद वहीं पर वो नहा धो करके फ्रेश होता है और फिर अपने दोस्त को कॉल करता है। किरण कहती है कि चलिए, उधर ही मेरा पेपर ही है, तो मैं आपको वहां तक छोड़ देती हूँ। तो फिर जिस जगह पर वो बताते हैं, ये दोनों वहां पर जाते हैं। किरण अपने कॉलेज वहीं से चली जाती है और फिर उसका दोस्त आकर के इसे लेकर के चला जाता है। और फिर उसके बाद जब शाम हुई तो ये कॉल करता है कि पेपर आपका कैसा गया। तो वो कहती है कि बहुत अच्छा हुआ। और लड़की कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ तक ले आए, वरना मैं ये एग्जाम दे ही नहीं पाती। फिर वो कहता है कि और पेपर कब है। तो उसके 2-3 पेपर अभी और भी बचे हुए थे, जो कि होने वाले थे। तो वो कहती है कि बस 2-4 दिन में होने वाले हैं। और फिर इसके बाद वो कहती है कि आपका क्या क्या हाल है, आपके दोस्तों का क्या हाल है, दोस्त को घर वाले कैसे हैं। तो वो कहता है कि सब लोग बढ़िया है, एकदम मजे में है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। तो वो कहती है कि फिर घूमने कब जा रहे हैं कहीं पर। तो वो कहता है कि क्या बताऊं, इन लोगों के पास तो टाइम नहीं, इनके पास इतना ज्यादा काम ही है। तो वो कहती है कि ठीक है, और मैं जो है मम्मी से एक बार पूछ लेती हूँ, और फिर अगर कहीं घूमने को वो कहती है तो फिर मैं आपको ले जाकर के वहां पर घुमा ले आऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है। और दोस्तों अगले दिन वो उसे कॉल करती है, कहती है कि घूमने चलना है तो चलिए, मैंने मम्मी से पूछ लिया है। तो वो कहता है कि ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे यहाँ पर घुमा देती हैं तो। अब दोस्तों उसके बाद ये दोनों जो है वो बताए हुए जगह पर जाकर के मिलते हैं और फिर वहां से ये लोग जो है वो घूमने के लिए निकल जाते हैं, बीच पर जाते हैं, मुंबा देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक दूसरे का हाथ थामे हुए ये लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे कि ये लोग कपल हो, क्योंकि दोनों के बीच में इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती भी हो चुकी थी, लगाव भी काफी ज्यादा हो चुका था। अब ये 2 लोग खूब घूमे टहले और फिर उसके बाद खाए पिए अच्छे से, और फिर से शाम को वो ला करके किरण को वापस से घर पर छोड़ देता है और फिर वो खुद दोस्त के घर पर चला जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये चलता रहा। इन दोनों ने 2 दिन मुलाकात करी, 2 दिन घूमे फिरे भी,
और फिर दिन भर में ये 2-4 बार एक दूसरे को जरूर कॉल किया करते थे। शादी में भी उसका आने का मन था, लेकिन चूंकि उसके घर पर ऐसी ऐसी स्थिति आ गई थी, उसके दादा अचानक से इस दुनिया से चले गए थे, तो बस इसीलिए वो उस शादी में नहीं शामिल होती है। हालांकि उसका मन था कि वो उस शादी में जाए, और मम्मी है नहीं तो फिर वहां पर उसका टाइम पास भी हो जाएगा, वैसे भी तो वो घर में अकेले ही रहती थी। अब दोस्तों होता क्या है कि इतने दिनों के बीच में दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हुई, लगा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन दोनों जो है वो बहुत ही ज्यादा मर्यादा में रहे, एक दूसरे से दायरे में रहे, एक दूसरे को चाहते हुए भी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद वो शादी भी निपट जाती है। अब वापसी का उसका टिकट होता है 24 जून को। और फिर उसके बाद दोस्तों जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा लव कुछ से भी वो लोग भी बराबर बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा अगर आप वापसी में आ रहे हो तो फिर अगर आप जो है मेरी बेटी को भी अपने साथ लेकर के आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन के बाद ही उनके दादाजी के ब्रह्मभोज होने वाले थे। तो वो कहता है कि अगर उन्हें साथ में लेकर के आ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा कि वो भी इसमें शामिल हो जाएगी, और फिर हम लोग साथ में यहाँ से चले जाएंगे। इसका टिकट जो था वो कंफर्म था। कहता है कि ठीक है अंकल, मैं उसे लेकर के आ जाता हूँ, क्योंकि अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि जो ये लड़का है, जो ये लवकुश था दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा लड़का था। और वाकई में भी वो बहुत अच्छा लड़का था, क्योंकि किरण बताती रहती थी कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और फिर उसके बाद दोस्तों फिर वो लोग क्या है, ट्रेन पकड़ करके वापस से गांव को चल जाते हैं। अब फिर 2 दिनों का सफर, 2 रात और 2 दिन का सफर जो है वो बहुत अच्छे से करता है। यारी दोस्ती करते हुए लोग वापस लौट जाते हैं। लेकिन जब वो गांव पर ले जाकर के उसे छोड़ता है, उसे देख करके सारे ही लोग बहुत खुश थे। उमालाल काफी खुश थे, उनकी माँ खुश हो जाती है, मतलब कि जो किरण की माँ थी, उमालाल की जो पत्नी थी, वो लोग उसे बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब वो लौटने लगता है, अपने घर को वापस आने लगता है, क्योंकि वो भी बरौनी का ही रहने वाला था और ये लोग भी बरौनी के ही थे, बस 8-10 किलोमीटर की दूरी था इन दोनों के घरों में भी। अब जब ये वहां से ये लड़का निकल रहा होता है तो फिर जो किरण होती है दोस्तों वो उसके पास जाती है और फिर उससे कहती है कि जा रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ अब तो जा ही रहा हूँ। तो वो रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंखों से काफी ज्यादा आंसू बहने लगते हैं। लवकुश कहता है कि क्या हो गया, तो वो कहती है कि क्या हुआ और क्या मैं तुम्हें बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि बताओ ना क्या हुआ। तो फिर अब दोस्तों उस लड़के की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं आपको चाहने लगी हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। अब दोस्तों वो लड़का जो है वो खामोश हो जाता है। वो बोले तो क्या बोले, सोचता है कि हम लोग 10 दिनों तक लगातार एक साथ लगभग रहे, घूमे फिरे टहले, लेकिन ऐसी कोई बात जो है वो पहले निकल कर नहीं आई। हालांकि दिल में थी, लेकिन दिल की बात जुबान पर नहीं आई थी। अब जब किरण ने ये समझ लिया कि अब ये उसकी अंतिम मुलाकात होने वाली है, तो फिर वो उसे अपनी दिल की बात कह देती है। और फिर उसके बाद दोस्तों ये लड़का जो है वो खामोश हो जाता है। और फिर उसकी वहां पर मम्मी आती है और वो भी जो है वो उसे आशीर्वाद देती है। कहती है कि बेटा ठीक है जा रहे हो आप, लेकिन आपसे एक बात मुझे कहनी थी। अब वो उसका हाथ पकड़ करके कुछ दूर लेकर के जाती है, सबसे अलग लेकर के जाती है। कहता है कि बताइए ना आंटी क्या बात है। तो वो कहती है कि बेटा ये जो समय है वो बात करना उचित तो नहीं है, कोई अच्छी बात जो है, क्योंकि हमारे घर पर अभी ऐसी ऐसी स्थिति है कि हम ऐसी अच्छी बात भी नहीं कर सकते। आप तो जानते हो कि उनका कल ही ब्रह्मभोज है। लेकिन हाँ एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि क्या आपको मेरी बेटी कैसी लगी, आपने उसे देखा, आपको उसके साथ घूमे भी फिरे भी, तो आपको वो कैसी लगी, क्या आपको मेरी बेटी अच्छी लगी। अब दोस्तों ये भी एकदम शॉक रह जाता है। कहता है कि हाँ आंटी किरण में तो कोई कमी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वो कहती है कि क्योंकि बेटा इसके जो पिता जो हैं, इसके पापा जो हैं, वो एक बात मुझसे कह रहे थे कि अगर आपको ये लड़की हमारी पसंद है और अगर आपकी अभी शादी भी नहीं हुई तो फिर क्यों ना शादी की बात की जाए। अगर आप इस शादी के लिए हाँ करते हो तो फिर इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अब दोस्तों वो बिल्कुल ही शॉक रह जाता है। कहता है कि आंटी मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है और आप जो कहें, और आप जो है वो मेरे परिवार से एक बार मिले भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो। तो वो कहती है कि बेटा जब आप इतने अच्छे हो तो परिवार भी अच्छा होगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये बात है कि आप हाँ या ना करोगे तभी हम आगे परिवार से बात करेंगे, परिवार के ही थ्रू हमें जो करना होगा वो लोग करेंगे। तो वो कहता है कि आंटी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किरण वाकई में बहुत अच्छी लड़की है। और फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि ये जो बातें होती है वो किरण जो होती है वो दूर से कहीं ना कहीं देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर मम्मी उससे क्या बातें कर रही हैं। अब जैसे ही वो शादी की बात करती है वो किरण को देखता है और फिर उसे देख करके मुस्कुरा देता है। किरण भी समझ जाती है कि शायद मम्मी जो है वो इसी बारे में बात कर रही है।
और फिर उसके बाद दोस्तों वो वहीं पर रोने लगती है और फिर रोते हुए वो वहां से चली जाती है खुशी के मारे। और फिर ये जो है वो आपस से अपने घर चला जाता है और अगले दिन उसे वो लोग ब्रह्मोस में भी बुलाते हैं और फिर वो वहां पर भी जाता है और फिर सारी बातें जो है वो आगे की होती है। अब दोस्तों जून 2025 की ये बात होती है और फिर उसके 7-8 महीने के बाद इन लोगों में बातचीत होती है और अब ये दोनों परिवार जो है वो एक दूसरे को समझते हैं, बूझते हैं। और फिर अभी हाल ही में दोस्तों 28 अप्रैल को ही ये दोस्तों क्या होता है कि इन दोनों की बहुत ही धूमधाम के साथ बरौनी में ही एक मैरिज हॉल होती है दोस्तों, वहीं पर इन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये दोनों बहुत ही खुश रहें और आगे अपने जीवन में ये लोग तरक्की करें। फिलहाल दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी इस लड़के और किरण की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।